जय हिंद साथियों, तैयारी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं लेकर के आ गया हूं एक बार ताबड़तोड़ करंट अफेयर की सीरीज, जहां हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं हमारा आज के करंट अफेयर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लेकिन सबसे पहले देखेंगे हमारा आज का विचार क्या कहता है। हार मत मानो, क्योंकि हर सुबह नई उम्मीद लेकर के आती है। जी हां दोस्तों, अगर आप हार मान के बैठ जाओगे तो नई उम्मीद जो सुबह आपका इंतजार कर रही है, वहां तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। आप लगातार कोशिश करते रहें, उम्मीद का साथ कभी भी मत छोड़े, और एक ना एक दिन देखना आपकी मेहनत रंग लाएगी और मंजिल आपके अपने कदमों में होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है। आप लोग साथ में मेरे आंसर करते चलेंगे, और यहां पर आपको अगर आंसर आता है आप आंसर करेंगे, और नहीं आता है तो आप लोग छोटे छोटे नोट्स जरूर बनाएंगे बच्चों। क्लियर है पॉइंट यहां पे? चलिए आगे देखते हैं। वेयर वॉज द मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ द पिनाका LRGR 120 कंडक्टेड? पिनाका LRGR ये एक रॉकेट है, ठीक है, जिसका नाम क्या है याद रखना, LRGR। ठीक है बच्चों, लॉन्ग रेंज, इसका नाम क्या है, लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रेंज। ठीक है बच्चों, लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट इसका नाम है, याद रख लेना। ठीक है, और ये जो 120 है ना, इसका क्या मतलब है, 120 किलोमीटर, यानी कि एक लंबी रेंज का, अब 120 किलोमीटर की मारक क्षमता है, इसकी कैपेबिलिटी है। तो जाहिर सी बात है, ये क्या है, एक लॉन्ग रेंज मिसाइल, लॉन्ग रेंज रॉकेट ही है डेफिनेटली, है ना। तो ये गाइडेड रॉकेट है। गाइडेड रॉकेट का मतलब क्या होता है कि इसको एक बार आप दिखा दो, वो रहा तुम्हारा टारगेट, और भूम छोड़ दो, वो जाके आपके टारगेट पे भड़म बच जाएगा, आपका टारगेट फोड़ देगा ये। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग गाइडेड मिसाइल बोलते हैं। इसमें एक अनोखी सी कैपेबिलिटी होती है, अनोखी सी कैपेबिलिटी होती है, याद रख लेना। ठीक है, जब इसको हम लोग फायर कर देते हैं ना, तो ये रास्ते में ही अपना डायरेक्शन बदल सकती है अपने टारगेट को देख के। टारगेट इधर मुड़ा तो इधर चला जाएगा, टारगेट इधर मुड़ा तो इधर चला जाएगा, यानी कि ये रास्ते में ही डायरेक्शन बदलने की कैपेबिलिटी रखती है, यानी उड़ान के दौरान। ठीक है, याद रखना, उड़ान के दौरान, उड़ान के दौरान 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 दिशा बदलने की काबिलियत, दिशा बदलने की काबिलियत, दिशा बदलने की काबिलियत है इसमें। ये बहुत ही बड़ी बात है बच्चों। ठीक है, क्योंकि देखो, फायर एंड फॉरगेट, मारो और भूल जाओ भैया, इस तरीके का मिसाइल है ये, इस तरीके का रॉकेट है ये, याद रखना। ठीक है, किसने बनाया है इसको, तो DRDO ने बनाया है, और DRDO ने बनाकर क्या किया है, इसका सक्सेसफुल टेस्टिंग भी कर दिया है, सक्सेसफुल टेस्टिंग भी कर दिया है, याद रखिएगा, यही आपकी न्यूज है। और टेस्टिंग कहां पे किया गया है, टेस्टिंग कहां पे किया गया है, याद रखिएगा, ये आपको बताना है। तो टेस्टिंग किया गया है बच्चों उड़ीसा में, उड़ीसा में टेस्टिंग किया गया है। और उड़ीसा में कहां पे किया गया है, तो उड़ीसा में चांदीपुर में किया गया है। कहां पे, चांदीपुर में किया गया है। और चांदीपुर में कहां पे किया गया है, ITR में किया गया है। ITR का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड, ITR का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड। ठीक है, टेस्टिंग रेंज, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज, यानी कि ITR। ठीक है, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज। ठीक है बच्चों, ITR। ठीक है, ITR इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, याद रखना, ये कहां पे है, उड़ीसा के चांदीपुर में है। और यहीं पर हमारे भारत के द्वारा बनाई हुई जितने भी मिसाइल रॉकेट होती है, हम लोग मैक्सिमम यहां से क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है पॉइंट? तो अभी आपका सवाल क्या था, पिनाका, नाम क्या है, पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट 120 का पहला यानी कि फर्स्ट टाइम इसका परीक्षण किया गया है। पहला परीक्षण कहां किया गया है, तो करेक्ट आंसर इज इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर। चांदीपुर कहां पे है, तो उड़ीसा में है। चांदीपुर कहां पे है, तो उड़ीसा में है। क्लियर बच्चों, यहां पे ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। Supreme Court held that the right to hold or renew a passport is protected under which law?
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पासपोर्ट रखने या नवीनीकरण का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षित है? आपको यह सवाल का जवाब देना है। यानी कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि कोई भी इंसान पासपोर्ट अगर बना रहा है, यानी कि पासपोर्ट रख रहा है, पासपोर्ट रखना, ठीक है, और पासपोर्ट का रिन्यू करवाना हमारे संविधान के किस आर्टिकल में आता है? आपको यह सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो हमारे आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 जो है ये हमें बताता है कि हमारा पासपोर्ट रिन्यू भी होना चाहिए और हमें पासपोर्ट रखने का अधिकार भी है। क्लियर पॉइंट यहां पे याद रखना। और आर्टिकल 21 क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 हमें क्या बताता है, आर्टिकल 21 हमें क्या अधिकार देता है कि यहां पे अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जिसमें यात्रा का अधिकार शामिल है, ठीक है। यानी कि याद रखना, ये तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ देता है हमें, यानी कि जीवन का अधिकार देता है। इसके अलावा क्या अधिकार देता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हमको देता है, ठीक है। याद रखना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हमको देता है, ठीक है। और कौन देता है हमको? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 देता है। तो सर ये पासपोर्ट से क्या लेना देना, जरा समझाएंगे प्लीज? बिल्कुल समझाऊंगा बच्चों। देखिए यहां पे आप लोग देखना, ठीक है, यहां पे आप लोग देखना कि एक केस आता है, ठीक है, एक केस आता है जिस केस में एक बंदे को पासपोर्ट देने से मना कर दिया जाता है। वो बंदा जाता है पासपोर्ट ऑफिस में, ठीक है, वो बंदा पासपोर्ट ऑफिस में जाता है और पासपोर्ट ऑफिस में क्या कहता है कि हमें अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाना है, हमें अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाना है। और बंदा कौन सा है? तो महेश अग्रवाल नाम है। क्या नाम है उसका? महेश अग्रवाल। महेश अग्रवाल कहां जाता है? पासपोर्ट ऑफिस जाता है, पासपोर्ट ऑफिस जाता है और पासपोर्ट ऑफिस में अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाने। तो पासपोर्ट ऑफिस में उसे कहा जाता है कि नहीं भाई, तुम पे केस चल रहे हैं, यानी कि तुम अभी कहीं भी नहीं जा सकते। हम तो आपको पासपोर्ट अगर दे दे, आपका पासपोर्ट रिन्यू कर देते हैं, तो आप क्या देश छोड़ के भाग जाओगे? तो हम आपका पासपोर्ट रिन्यू नहीं कर सकते हैं। ऐसा किसने बोला? पासपोर्ट ऑफिस ने बोला, ठीक है, कि हम पासपोर्ट रिन्यू नहीं कर सकते हैं। पासपोर्ट आपका रिन्यू हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप देश छोड़ के चले जाओगे। ये बंदा महेश अग्रवाल सीधा पहुंचा कहां पे? कोर्ट में। बोला कि भैया ये मेरा पासपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि आर्टिकल 21 मुझे क्या बताता है? आर्टिकल 21 क्या कहता है कि आर्टिकल 21 मुझे जीवन का अधिकार तो देता ही है, साथ में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी अधिकार देता है, जिसमें मैं कहीं पर भी यात्रा कर सकता हूं। और अगर मेरा पासपोर्ट ही जब्त कर लिया जाएगा, मेरा पासपोर्ट ही मुझे नहीं दिया जाएगा, तो मैं कैसे यात्रा करूंगा यहां से वहां? भाई साहब, इसका मतलब आप आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रहे हो। ये बिल्कुल सही बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बोला है, अरे आप पासपोर्ट ऑफिस बिल्कुल सही बोल रहा हो बंदा, आप क्यों आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रहे हो? ठीक है, आपको किसने बोला? आप जज हो कि हम जज हैं? आप ये डिसाइड नहीं कर सकते। आपका काम है पासपोर्ट देना, रिन्यू करना, आप अपना काम करो, ठीक है। वो भागेगा नहीं भागेगा, पुलिस वाले देखेंगे, जुडिशरी देखेगी, हम देखेंगे, आपका काम नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। लेकिन एट द सेम टाइम फिर यहां पे पासपोर्ट ऑफिस ने क्या कहा? पासपोर्ट ऑफिस ने क्या कहा कि सर एक पासपोर्ट एक्ट है, एक क्या है? पासपोर्ट एक्ट है। और ये पासपोर्ट एक्ट का जो धारा कौन सी? 6 सबसेक्शन 2 और F, ठीक है। ये क्या कहती है कि अगर कोई व्यक्ति पे कोई केस चल रहा है तो उसका पासपोर्ट हम लोग जब्त कर सकते हैं, यानी कि पासपोर्ट ऑफिस उसको पासपोर्ट देने से मना कर सकता है। सर हमने तो वही किया है, पासपोर्ट ऑफिस ने ये कहा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, यह आपको ऑटोमेटिक अधिकार नहीं मिलता है। यहां पे क्या लिखा हुआ है कि ठीक है आप मना कर सकते हो उसको पासपोर्ट देने से इस धारा के तहत, लेकिन वो किसके कहने पे? सुप्रीम कोर्ट के कहने पे या फिर हाई कोर्ट के कहने पे या फिर किसी भी कोर्ट के ही कहने पे आपको अपने आप ही अधिकार नहीं मिल जाता है कि भैया उस पे कोई केस चल रहा है तो उसको कहीं भी जाने से रोक दो। नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि भैया इसको दे दो, आप पासपोर्ट तो दे दो, आप पासपोर्ट, आप काहे के लिए जज बन रहे हो? आप सुप्रीम कोर्ट हो कि हम सुप्रीम कोर्ट हैं, ठीक है, आप जज हो कि हम जज हैं, भैया आपको कह दिया तो दे दो, सीधी सीधी बात ये है। तो यही आपका
यहाँ पे एक आर्टिकल काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है कि आर्टिकल 21 सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पासपोर्ट रखने यानी कि पासपोर्ट रखने या पासपोर्ट को नया रिन्यू करवाने का अधिकार हमें किस किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 21 में दिया गया है। और ये आपका बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, तो याद रखना आर्टिकल 21 आप लोगों से पूछा जा सकता है, जो कि हमें राइट टू लाइफ तो देता ही देता है, लेकिन हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी देता है कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। क्लियर बच्चों यहाँ पे? चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल आपका यहाँ पे क्या आता है, Which organization is responsible for the approving the 79,000 crore defense acquisition for Navy, Army and Air Force? देखिए बच्चों, यहां पे क्या होता है, ठीक है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक क्या है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, और वही ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए क्या करती है, खरीदारी करती है, परचेजिंग करती है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए क्या करती है, खरीदारी करती है, यानी कि परचेजिंग करती है। आपको बताना है कि कौन सा वो आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है। होम मिनिस्ट्री और डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ, रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए बच्चों, यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, डीएसी। अभी देखिए, डीएसी जो बनाया गया था ना, डीएसी जो बनाया गया था, कारगिल का जो युद्ध हुआ था 1919 में, उसको रिव्यू किया गया, और कारगिल के लड़ाई को रिव्यू करने के बाद 2001 में इसको बनाया गया, इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई। ठीक है बच्चों, इसको स्टैब्लिशमेंट किया गया, ठीक है, कब किया गया, 2001 में। और इसको काम क्या सौंपा गया, ठीक है, इसको काम सौंपा गया खरीदारी करना, ठीक है, खरीदारी करना, क्वालिटी वाली चीजें खरीदारी करना। और किसके लिए क्वालिटी वाली चीजें खरीदारी करना, ठीक है, तो याद रखना, यहां पे आर्मी के लिए खरीदारी करना, उसके बाद यहां पे आप नेवी के लिए खरीदारी करना, उसके बाद यहां पे आप एयरफोर्स के लिए खरीदारी करना। यानी कि आपको क्या करना है, खरीदारी करना है, बंदूकें खरीदना है एयरफोर्स के लिए, आर्मी के लिए शिप खरीदनी है, नेवी के लिए, ये सब आपको खरीदारी करनी है, ये जिम्मेदारी आपको सौंपी जा रही है। सर आप समझिए इस बात को। तो 2001 में डीएससी को बनाया गया था ताकि खरीदारी कर सके। यही डीएससी को अभी कितना पैसा सौंपा गया है, इसी डीएससी को 79,000 करोड़ सौंपा गया है। और क्या बोला गया है कि सर आपको क्या करना है, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के लिए खरीदारी करनी है, और यही इसको काम सौंपा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, डीएसी। अब ये अलग अलग तरीके के ड्रोन खरीदेगा, अलग अलग तरीके के गन खरीदेगा, अलग अलग तरीके के शिप खरीदेगा, ताकि हमारी इंडियन डिफेंस फोर्सेस को मजबूत किया जा सके। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डीएसी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे आते हैं। अगला सवाल आपका बताता है, समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए मुंबई में आरपीआरई एक्सरसाइज, आरपीआर और ई एक्सरसाइज 2025 किस संगठन ने किया। अभी देखिए यहां पे क्या है, समुद्र प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल रहा है, ठीक है, समुद्र प्रदूषण। अब समुद्र प्रदूषण क्या होता है भाई साहब, समुद्र प्रदूषण, समुद्र में प्रदूषण, ठीक है, समुद्र में प्रदूषण। अब इसका क्या मतलब है, देखिए समुद्र में ना ऑयल पिल्स जैसी चीजें हो जाती हैं, ऑयल, ठीक है, ऑयल स्पिल्स जैसी चीजें हो जाती हैं, पिल्स जैसी चीजें हो जाती हैं। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब विदेशों से तेल खरीद के आता है तो तेल रिस जाता है, घिस जाता है, और पूरे वाटर पे फैल जाता है, पूरे पानी पे, समुद्र के फैल जाता है। तो ऑक्सीजन वगैरह ना, ऑक्सीजन पानी के अंदर नहीं जा पाता, इससे जलीय जो जीव जंतु होते हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो यहां इस तरीके के प्रदूषण को रोकने की कोशिश की जा रही है। भारत सरकार ने इस तरीके के प्रदूषण को रोकने की जिम्मेदारी सौंपी है कि सर आप इस तरीके के प्रदूषण को रोकोगे, और आपका नाम क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड। आपका नाम क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, याद रखना, इंडियन कोस्ट गार्ड। आपको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड, यानी कि भारतीय 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 तट रक्षक, भारतीय तट रक्षक बल कहते हैं हम इसको, भारतीय तट रक्षक बल कहते हैं। ठीक है, कब बनाया गया था भाई साहब, तो 1978 में इसको बनाया गया था। ठीक है, अब इसी की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप समुद्र में प्रदूषण को रोकोगे, यानी कि पॉल्यूशन को रोकोगे। ठीक है, अब इसके लिए इसको क्या दिया गया है, ठीक, इंडियन कोस्ट गार्ड को क्या दिया गया है, एक पॉल्यूशन कंट्रोल, क्या, एक इसको पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल दिया गया है, पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल दिया गया है, यानी कि एक पोत दिया गया है प्रदूषण नियंत्रण करने वाला। ठीक है बच्चों, प्रदूषण नियंत्रण करने वाला क्या दिया गया है, पोत दिया गया है, जहाज दिया गया है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड इस शिप से लेकर के, ये जो शिप दिखाई दे रहा, घूमेगा फिरेगा। ठीक है, ये शिप थोड़ी गलत बन गई है बच्चों, ठीक है, याद रखना, ये नहीं है। ठीक है, ये शिप में जाके क्या घूमेगा फिरेगा और देखेगा कि कहां पे तेल वगैरह रिस रहा है, तेल वगैरह यहाँ पे
कहां पे फैला हुआ है, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे देखनी होंगी, ठीक है। मतलब ये देखेगा और जैसे इसको खबर मिलेगी कि वहां पे तेल रिस चुका है, आगे जाकर अपर अथॉरिटीज को बता देगा और यहाँ पे प्रदूषण को नीट एंड क्लीन कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये जो पूरा जो प्रोसेस होगा ना, उसको एक एक्सरसाइज का नाम दिया गया है। बोला गया है कि एक एक्सरसाइज फॉलो करेंगे, ठीक है, और उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, आरपीआर एक्सरसाइज, आरपीआर एक्सरसाइज, आरपीआर एक्सरसाइज, यानी कि रीजनल लेवल, यानी कि रीजनल लेवल, ठीक है बच्चों, रीजनल लेवल यानी कि रीजनल लेवल पॉल्यूशन, रीजनल लेवल पॉल्यूशन, ठीक है बच्चों, रीजनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज, पॉल्यूशन रिस्पांस, पॉल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, क्लियर पॉइंट यहां पे याद रखना, ठीक है। ये क्या है, आरपीआर एक्सरसाइज 2025। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आरपीआर एक्सरसाइज किस लिए किया जाता है, तो प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। कहां पे, तो समुद्र में। कौन कर रहा है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड कर रही है। इंडियन कोस्ट गार्ड कब बनाई गई थी, तो 1978 में बनाई गई थी। क्लियर पॉइंट बच्चों यहां पे। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड हो जाएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल आता है यहां पे ध्यान रखें, ये पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी हैज डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव जोन। अभी देखिए, एक बर्ड सेंचुरी यानी कि पक्षी अभयारण्य है, पार्वती आगरा पक्षी अभयारण्य है, पार्वती आगरा पक्षी अभयारण्य है। इसको क्या बना दिया गया, क्या दर्जा मिला है, इको सेंसिटिव जोन का दर्जा मिला है। क्या, इको सेंसिटिव जोन का इसको दर्जा दिया गया है, याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि सर ये पार्वती आगरा पक्षी अभयारण्य क्या है। ये एक बर्ड सेंचुरी है, ये एक बर्ड सेंचुरी है यानी कि पक्षी अभयारण्य है, ठीक है, याद रखना, बर्ड सेंचुरी यानी कि एक पक्षी अभयारण्य है, यानी कि एक ऐसा एरिया, एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया जिसको बनाया गया है पक्षियों को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे मान लीजिए ये पूरा एरिया है, इस तरीके से इसको बनाया गया है पक्षियों को बचाने के लिए। क्लियर पॉइंट यहां पे, पक्षियों को बचाने के लिए। और ये कितने एरिया में फैला हुआ है, ठीक है, 1084 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ, 1084 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहां पे क्या किया गया है, यहां पे पक्षियों के लिए घर बनाए गए हैं, जैसे कि पक्षियों के लिए वेटलैंड बनाए गए हैं, आर्द्र भूमि बनाई गई है, पक्षियों के लिए यहां पे जलाशय है, पक्षियों के लिए जलाशय है, पक्षियों के लिए घर बनाए गए हैं, पक्षियों के लिए ऐसा वातावरण तैयार किया गया है कि बाहर से जो पक्षी आएंगे, माइग्रेटरी बर्ड्स यहीं पे रहेंगे। इस तरीके से इसको डेवलप किया गया है पक्षियों के लिए, ठीक है, याद रखना। मनुष्य यहां पे नहीं जा सकते, यहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज को मना होता है, यहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज को मना होता है, यानी कि मानव यहां पे नहीं जा सकेगा, जाएगा भी तो परमिशन लेकर के जाएगा। यहां पे बिजनेस एक्टिविटीज नहीं हो सकती हैं, बिजनेस एक्टिविटीज यहां पे नहीं की जाएंगी, याद रखना, ठीक है। मतलब तमाम तरीके की यहां पे रिस्ट्रिक्शंस रहती है, यानी कि रिस्ट्रिक्शन यानी कि रोकथाम यहां पे आपके बहुत सारे लगे रहेंगे। अभी यहां पे क्या किया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा इस जो पक्षी अभयारण्य है, बर्ड सेंचुरी है, इसको इको सेंसिटिव जोन में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसका क्या मतलब है, इसके आसपास में ना एक बफर जोन बना दिया जाएगा, इसके आसपास में क्या बना दिया जाएगा, एक बफर जोन बना दिया जाएगा, एक बफर जोन बना दिया जाएगा। अब देखिए, ये जो छोटा सा एरिया था ना, छोटा सा तो खैर नहीं था, बड़ा ही एरिया था, इसको और ज्यादा बड़ा एरिया कर दिया गया है। अब बफर जोन का मतलब क्या है, इस एरिया में अब कोई भी नहीं जाएगा, जिसको मैं कलर कर रहा हूं, याद रखना। ये जो आउटर एरिया है ना, इसमें अब और भी रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी, यानी कि आदमी लोग यहां पे एंटर नहीं करेंगे, ठीक है, गांव वाले यहां पे पशु नहीं चरा पाएंगे, इनफैक्ट यहां पे टूरिज्म भी बैन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पक्षियों को बहुत ज्यादा खतरा हो रहा है और ये पक्षियों को बचाने के लिए पूरा पूरा यहां पे इसको ये कदम उठाया जा रहा है। तो इसको हम क्या बना रहे हैं भाई साहब, ठीक हो, तो इको सेंसिटिव जोन हम लोग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, तो इको सेंसिटिव जोन के रूप में हम इसको स्थापित कर रहे हैं। और ये डिसीजन किसका है, तो केंद्र सरकार का डिसीजन है, ठीक है, याद रखना, केंद्र सरकार का डिसीजन है। नाम क्या है इसका, तो पार्वती आगरा पक्षी विहार, पार्वती आगरा पक्षी अभयारण्य यानी कि बर्ड सेंचुरी के नाम से हम इसको जानते हैं। क्लियर पॉइंट यहां पे याद रखना। और मंत्रालय किसके पास है, मंत्रालय कौन सा मंत्रालय है यहां पे, तो याद रखना, ठीक है, कि जो वन मंत्रालय है, वन या फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मंत्रालय है, याद रखना, ठीक है, कौन सा, वन, ठीक है, वन मंत्रालय यानी कि फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मंत्रालय, फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री जो है, ठीक है, उन्हीं के पास ये मंत्रालय है, यानी कि वो सारा सारा डिसीजन केंद्र सरकार ने लिया है इनके कहने पे, इस मंत्रालय के कहने पे। क्लियर पॉइंट बच्चों यहां पे याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे, ठीक है, कि बर्ड सेंचुरी हैज बीन डिक्लेयर्ड, किसको डिक्लेयर किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये पूरा का पूरा डिसीजन लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं, विच जज कंप्राइज द
bench of Supreme Court that stayed its earlier Arauli Hills order and dedicated a fresh independent expert committee. सुप्रीम कोर्ट की वो पीठ किन न्यायाधीशों से बनी थी जिसने अरावली पहाड़ियों से जुड़े पुराने आदेश पर रोक लगाकर नई स्वतंत्र विशेषज्ञ इकाई समिति का निर्देशन किया है। अभी देखिए यहाँ पे न्यूज क्या आ रही है कि अरावली हिल्स जो थे ना, इसकी डेफिनेशन दी गई थी। अरावली हिल्स जो है ना, अरावली हिल्स की ना, अरावली की जो पहाड़ियां है ना, अरावली की पहाड़ियों को क्या दिया गया था, एक डेफिनेशन दिया गया था। ठीक है, वो डेफिनेशन क्या थी याद रख लेना। पहाड़ियों की परिभाषा दी गई थी और ये परिभाषा क्या थी, ध्यान से सुनिए। दो परिभाषाएं थी। एक तो ये थी कि 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियां ही अरावली कहलाएंगी। और दूसरा था, ठीक है, दूसरा था कि दो पहाड़ियों के बीच में अगर 500 मीटर का गैप है, ठीक है, तो वो भी अरावली नहीं कहलाएंगी। यानी कि 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियां अरावली नहीं कहलाएंगी, सिर्फ 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियां अरावली कहलाएंगी। और अगर दो पहाड़ियों के बीच में 500 मीटर का गैप है तो वो भी अरावली नहीं कहलाएगा। इससे क्या होता था कि 93% पहाड़ियां ऐसी थी, 93% पहाड़ियां ऐसी थी जो कि 100 मीटर से नीचे थी। यानी कि अब इन पहाड़ियों में खनन बहुत ही पॉसिबल था। खनन यानी कि माइनिंग इजीली किया जा सकता था। ठीक है, इजीली किया जा सकता था खनन यानी कि माइनिंग। अब माइनिंग माफिया क्या करेंगे, जा करके पहाड़ों को खोदना शुरू करेंगे और पहाड़ों को काटना शुरू कर देंगे। ठीक है, और यहां पर भी माइनिंग होगी क्योंकि ये तो अरावली है ही नहीं। जब अरावली है ही नहीं तो माइनिंग होगी, तो सोचो इन पहाड़ों की जड़ें कितनी ज्यादा कमजोर हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि नहीं यार, कहीं तो झोल है, कहीं तो रिव्यू लेने की जरूरत है। नहीं यार, इतना तो एनवायरमेंट का हम नुकसान नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की एक बेंच बैठी। कितनी? 3 जजों की एक बेंच बैठी। ठीक है, 3 जजों की एक बेंच बैठी। ठीक है, बेंच बैठी और जिसने क्या कहा, ठीक है, कि भैया नहीं, एक बार और हम लोग इस पे रिव्यू करेंगे। एक एक्सपर्ट्स की कमिटी बनाई जाएगी। ठीक है, एक्सपर्ट्स की क्या बनाई जाएगी, तो एक्सपर्ट्स की कमिटी बनाई जाएगी। और ये जो एक्सपर्ट्स की कमिटी है ना, ये रिपोर्ट पेश करेगी। हम लोग फिर से सुनवाई करेंगे 21 जनवरी 2026 को और तब डिसाइड करेंगे, क्या डिसाइड करेंगे, परिभाषा। किस चीज की परिभाषा, तो अरावली की परिभाषा। और तब तक के लिए क्या किया जाएगा सर, ठीक है, जितनी भी माइनिंग वगैरह है ना, सभी को रोक दो। मतलब अब कोई भी स्टेट माइनिंग नहीं करेगा यहाँ पे, सब ऑर्डर्स को रोक दो जब तक कि हम असली परिभाषा नहीं दे देते हैं, याद रखना। तो सवाल क्या है, ये इसमें से जज कौन सा था, तो जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी ओनली, यानी कि ये सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। जस्टिस जेके महेश्वरी ओनली, जस्टिस एजी मसी ओनली, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ये 3 जजों की बेंच थी, ये 3 जजों की बेंच थी और तीनों के तीनों जज यही थे जिन्होंने स्टे लगा दिया है। किस ऑर्डर पर, तो अरावली की परिभाषा बदलने वाले ऑर्डर पर। ठीक है, आगे देखते हैं। हु फ्लैग्ड ऑफ द INSV कौंडिन्या मेडन ओवरसीज वॉयज फ्रॉम पोरबंदर टू मस्कट। अभी देखिए, एक पोरबंदर से मस्कट के लिए INSV कौंडिन्य निकली है। अब INSV क्या होता है, ठीक है, इंडियन नेवल, क्या है ये, इंडियन नेवल, ठीक है, इंडियन नेवल वेसल, ठीक है, इंडियन नेवल वेसल। ओके, INSV नॉट वेसल, ठीक है, सेलिंग वेसल। ठीक है बच्चों, सेलिंग वेसल, ठीक है, सेलिंग वेसल है, यानी कि एक यात्री वाली समुद्र है, ये शिप है, यात्रा करने वाली शिप है। ठीक है, इसका नाम क्या है, कौंडिन्या। इसका नाम क्या है, कौंडिन्या। क्या नाम है इसका, नाम क्या है, कौंडिन्या। कौंडिन्या इसका नाम है, याद रखना। तो जो INSV कौंडिन्या है, ये एक ऐसी समुद्र में चलने वाली जहाज है, यानी शिप है, जो कि 2000 साल पुराने स्टाइल में बनाया गया है। पुराने स्टाइल में बनाया गया है, याद रखना, बनाया गया है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया गया है, तो लकड़ी इस्तेमाल की गई है। ठीक है, इसमें बांस इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इसमें छोटे छोटे लोहे के नट इस्तेमाल किए गए हैं। इस तरीके की चीजें इसमें इस्तेमाल की गई हैं और इसको पुराने तरीके से बनाया गया है और हाथ से बनाया गया है, मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, बनाया गया है। इसमें जो लकड़ी और बांस को बांधने के लिए इस्तेमाल किया गया है, वो मोटी मोटी डोरों
का इस्तेमाल किया गया है, जो डोरों से बांधा गया है, डोरों का इस्तेमाल किया गया, इस तरीके से इसको बनाया गया है। क्लियर है? और ये क्या दिखा रही है? हमारी 2000 साल पुरानी समुद्री विरासत को दिखा रही है। भारत की 2000 साल पुरानी समुद्री विरासत को दिखा रही है, याद रखना। और ये किसके नाम पे रखा है? कौंडिन्य के नाम पे रखा है। तो कौंडिन्य कौन था? कौंडिन्य कौन था? कौंडिन्य कौन था? भारत का पहला नेविगेटर था, यानी कि नाविक था। ठीक है? और उसी के याद में, उसी को सम्मान देने के लिए ये आईएनएस कौंडिन्य हम लोग बनाए हुए हैं। तो ये कहां से कहां तक ट्रेवल कर रहा है? गुजरात के पोरबंदर से, गुजरात के पोरबंदर से कहां पे जाएगा ये? ओमान के मस्कट में जाएगा, ओमान के मस्कट में जाएगा। ठीक है बच्चों? और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो कृष्णा स्वामीनाथन, राजनाथ सिंह, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, जनरल अनिल सिंह। तो यहां पे करेक्ट आंसर आ जाएगा कृष्णा स्वामीनाथन जी। ठीक है? नेवी के वेस्टर्न कमांड के ऑफिसर है। ठीक है? नेवी के वेस्टर्न कमांड के ऑफिसर है। ठीक है बच्चों? यहां लिख देता हूं। ठीक है? ठीक है? नेवी ऑफिसर, ठीक है? नेवी ऑफिसर ऑफ, ठीक है, वेस्टर्न कमांड। ठीक है? वेस्टर्न कमांड के ऑफिसर हैं, याद रख लेना, वेस्टर्न कमांड। ठीक है बच्चों? वेस्टर्न कमांड के ऑफिसर हैं, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक है बच्चों? तो ये अभी ओके ओके ओके, ठीक है, याद रखना। ओके ओके ओके, ठीक है। नाउ आई थॉट ये आखिरी था, बट कोई बात नहीं। ठीक है? एक और क्वेश्चन है जिसको भी कवर करेंगे। अभी देखिए, हु वाज द फोर्थ वुमेन ग्लोबली टू रीच 10,000 इंटरनेशनल रन इन क्रिकेट। अभी देखिए, 10,000 रन, ठीक है, किसमें? इंटरनेशनल क्रिकेट में। 10,000 रन किसमें? इंटरनेशनल क्रिकेट में मारने वाली, इंटरनेशनल क्रिकेट में मारने वाली, ठीक है, फोर्थ प्लेयर कौन बन गई है? ये आपका आंसर है, फोर्थ प्लेयर। तो कौन बन गई है? तो स्मृति मंधाना बन गई है। क्लियर है? याद रखना। ठीक है? फोर्थ प्लेयर बन चुकी हैं। ठीक है? कितने? 10,000 रन मारने वाली। और भारत की दूसरी प्लेयर, ठीक है, और भारत की दूसरी प्लेयर बन चुकी है, जिसने अभी तक 10,000 रन मारे हैं। ठीक है? यानी कि पहले नंबर पे कौन है? तो मिताली राज है। ठीक है? पहले नंबर पे कौन है? तो मिताली राज है। क्लियर है? यहाँ पे याद रखिएगा। और ये तो पहले और दूसरे न, दो तो हो गए, चार में से हमारे ये भारत के ही हैं, और दो विदेशी हैं, जिसको सूजी बैट, ठीक है, अब याद रखना, एक सूजी बैट, ठीक है, सूजी बैट्स जो हैं, ठीक है, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ये भी हैं। ठीक है? याद रखना, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ये भी इस लिस्ट में शामिल है। और चौथे नंबर पे आप देखना, ठीक है, चार्लोटे, ठीक है, याद रखना, क्या नाम है इनका? चार्लोटे, ठीक है, चार्लोटे एडवर्ड्स, ठीक है, चार्लोटे एडवर्ड्स, ठीक है, ये इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। और ये चार लोग वो हैं जो कि शामिल हैं 10,000 रन मारने वाले इंटरनेशनल में। अब 10,000 रन इंटरनेशनल में मारने वाले शामिल है, इसका क्या मतलब है? टेस्ट मैच हो, वनडे हो या T20 हो, सभी का मिलाकर 10,000 रन इन्होंने मारा है। स्मृति मंधाना का नाम एक और रिकॉर्ड अभी 10-12 दिन पहले आई थिंक बना था कि 4,000 रन मारने वाली किसमें? T20 में 4,000 रन मारने वाली भारत की और एशिया की पहली खिलाड़ी थी, ये पहली खिलाड़ी। ठीक है? बस पहली खिलाड़ी याद रख लेना। ठीक है? 4,000 रन मारने वाली T20 में। क्लियर है पॉइंट? और दुनिया की दूसरी खिलाड़ी 4,000 रन T20 में मारने वाली 4,000 रन मारने वाली दुनिया की दूसरी खिलाड़ी स्मृति मंधाना। और पहली खिलाड़ी कौन थी? सूजी बैट। ठीक है? पहली खिलाड़ी कौन थी? सूजी बैट। क्लियर है पॉइंट बच्चों यहाँ पे? तो सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको सारी इंफॉर्मेशन को याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलेंगे इसी तरीके तड़कते भड़कते दमदार ताबड़तोड़ सेशन में रोज इसी तरीके से। तो आप लोगों को जुड़े रहना है और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाना दोस्तों, क्योंकि इसी तरीके से और भी सेशंस में आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।